नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में मैं प्रियांशा लाजरस आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक धाबलिया। तो चलिए करते हैं उनसे खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर प्रतीक धाबलिया हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ। वर्तमान में मैं अभी रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर में हूँ और आज हम किन्हीं कॉमन हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जी डॉक्टर प्रतीक, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, इन दिनों देखा जाता है महिला और पुरुषों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी क्या वजह हो सकती है और ये क्या है आखिर, हमें और व्यूवर्स को बताइए। जी, आर्थराइटिस जो है एक बीमारी है जो एक बढ़ती उम्र के साथ होती है। तो जनरली जो ये पाया जाता है एक एज ग्रुप यानी 50 से 55 के बाद ये चालू होता है। आर्थराइटिस यानी जो हमारे शरीर के जोड़ है उनकी हड्डियां घिस जाती है। अब ये घिसने की वजह जनरली जो हमारे इंडिया में सबसे कॉमनली पाया जाता है वो बढ़ती उम्र के साथ होता है, 50 या 55 के बाद। अब इसके बहुत सारी वजह होती है और मोस्ट कॉमन वजह ये है कि ये एजिंग के कारण होता है। दूसरी चीज़ ये है, अगर ये कम उम्र में होता है तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया रोग के कारण भी हो सकता है, या फिर आपके जोड़ में कोई पुरानी इंजरी हो, कोई पुरानी चोट लगी हो, उसके कारण भी ये होता है। क्या बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर होती है? ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है हड्डियों की तकलीफ़ें बढ़ती जाती है, ये कितनी सच है? जी हाँ, हड्डियाँ एक उम्र के साथ एक शरीर की ये नेचुरल प्रोसेस होती है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है। जो हड्डियों का कंटेंट होता है जिसे हम कैल्शियम या मिनरल्स कहते हैं वो भी कम होने लग जाता है। तो हाँ, एक उम्र के बाद थोड़ी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है। जी, बच्चों में देखा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ पैर में अक्सर बॉडी पेन, हाथ पैर में जोर का दर्द होने लगता है या कह लो जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, तो माँ बाप डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। ऐसे केसेस तो आप भी काफ़ी टैकल करते होंगे, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बच्चों में जो हड्डी और जोड़ों के प्रॉब्लम्स होते हैं वो जनरली जो ग्रोइंग एज होती है, जिसे हम टीनेजर या एडोलसेंट एज कहते हैं, उसमें होती है। और ज़्यादातर अपने केस में, ये इंडियन केसेस में ज़्यादातर ये न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स के कारण होती है। अगर बच्चों का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, अगर उनकी लाइफस्टाइल में कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, खेल कूद कम करते हैं, आजकल खैर सारे बच्चे ही कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में लगे रहते हैं, तो उसके कारण फिज़िकल एक्टिविटी लेवल्स भी कम हो गए हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण है जिनके कारण हो सकता है। या फिर बचपन से ही किसी प्रकार की कोई हड्डी की बीमारी हो, जैसे कि रिकेट्स हो गया जिसमें विटामिन डी कैल्शियम कम रहता है, ऐसी काफ़ी सारी बीमारियां होती है। उसके कारण भी बच्चों को जॉइंट पेन और ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपने हड्डी के संक्रमण की बात की, तो मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगी, कौन कौन से वो संक्रमण होते हैं जो हड्डियों के होते हैं? तो हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, मोस्ट कॉमनली होता है आर्थराइटिस, जो एजिंग के साथ होती है। अब यंग एज ग्रुप्स, ये एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होती है। एजिंग के साथ आर्थराइटिस यानी हड्डियों का घिसना होता है। दूसरी चीज़, यंग एज ग्रुप में लिगामेंट इंजरीज, चोट लगना, ये सारी चीज़ें काफ़ी होती है। जिम गोइंग पर्सनस में जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, या जो लेबरर्स हैं हमारे, या जो कोई मज़दूर झुक के काम करते हैं, उसमें कमर की दिक्कत ज़्यादा होती है। जो हमारे प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, उनमें घुटनों के लिगामेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है। और जनरली आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ पाई गई है कि मोबाइल के इस्तेमाल से, या फिर बच्चे जो काफ़ी देर तक गर्दन झुका के पढ़ाई करते हैं या मोबाइल चलाते हैं, उनमें भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है, वो भी बढ़ गया है आजकल। जी प्रतीक जी, जैसे दुर्घटना हो जाती है पैर में या हाथ में, कहीं भी बॉडी में फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो फ्रैक्चर हील होने में कितना वक्त लगता है? जी, अगर कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, तो मिनिमम, और बोन में फ्रैक्चर है यानी कि हड्डी क्रैक्ड है, तो मिनिमम 3 वीक्स से लेके 6 वीक्स तक का समय लगता है। यानी 1.5 महीने के आसपास मोटा मोटी लग जाता है। ये अब बॉडी टू बॉडी और सबकी इम्यूनिटी और सबकी हेल्थ के हिसाब से वेरी होता है, बट ऑन एन एवरेज 6 हफ्ते लगते हैं। जी, आपने लिगामेंट का जिक्र किया था, तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी। इन दिनों देखा जाता है कि लिगामेंट टियर की इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, बहुत मरीज़ इसके इन दिनों आने लगे हैं। तो लिगामेंट टियर आखिर है क्या, और इसका उपचार क्या बिना ऑपरेशन के सफल होता है? जी, लिगामेंट टेयर ज़्यादातर
लोअर लिम्ब यानी हमारे पैरों में होता है। तो जनरली ये घुटनों में और एंकल्स में ज़्यादा पाया जाता है। बिकॉज़ आप देखेंगे कि किन्हीं भी जिनको भी लिगामेंट चोट हो रही है या तो गिरने की वजह से हो रही है या तो फिर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो या कुछ इंजरी हो गई हो तो होता है। तो ये जनरली पैरों में ज़्यादा कॉमन है। पैरों में भी सबसे ज़्यादा ये घुटनों वाले जोड़ में ज़्यादा होती है। अब सबकी लिगामेंट इंजरी सेम नहीं होती है, सबकी जो डिमांड है लाइफस्टाइल सबकी अलग अलग होती है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको काफ़ी फिजियोथेरेपी करके उसको ठीक करना पड़ेगा या फिर उसमें सर्जरी भी लग सकती है लिगामेंट की। अगर कोई नॉर्मल रूटीन है, जिस रूटीन पर्सन है जिसका काम डेस्क जॉब है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उन केसेस में ये फिजिकल थेरेपी फिजियोथेरेपी से भी ठीक किया जा सकता है। प्रतीक जी, आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट होता क्या है, हमें और व्यूवर्स को बताइए। जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट जानने के पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों है और ये किस बीमारी के कारण किया जाता है। जनरली ये आर्थराइटिस में किया जाता है। आर्थराइटिस यानी वात, यानी जिसे हम गठिया भी कहते हैं। इसमें हड्डी के ऊपर एक कवच होता है जिसे हम कार्टिलेज या चिकनी हड्डी कहते हैं। ये इस बोन मॉडल में आप देख सकते हैं, ये जो नीले कलर का है ये कवच या परत की तरह होता है हड्डियों के ऊपर, जिसके घिस जाने के कारण आपको आर्थराइटिस होता है। तो वही ये अगर घिस जाता है तो आर्थराइटिस यानी वात या गठिया उसी को कहा जाता है। इसके घिस जाने के कारण चलने फिरने में, घुटना मुड़ने में ये दोनों हड्डी एक के ऊपर एक घिसती है, जिसके कारण ये सारे दर्द और जोड़ों में सूजन होता है। अगर ये ऐसा आपको होता है, दर्द, सूजन, पैरों का टेढ़ापन आना, चलने में दिक्कत होना, सीढ़ी चढ़ उतर करने में दिक्कत होना, नीचे बैठने में तकलीफ़ होना, ये सारे कुछ लक्षण हैं आर्थराइटिस के, तो उसके लिए हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेके काफ़ी डर है लोगों के मन में कि पूरे का पूरा जोड़ बदला जाता है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ जो ऊपर की कवच जो जैसे कि मैंने बताया जो घिस जाती है, उस कवच को बदल के एक आर्टिफिशियल कवच लगाया जाता है और उसी को हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। ऐसा सर अक्सर देखा जाता है डॉक्टर साहब कि जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन आने लगती है, इसके क्या वजह हो सकती है? एक जो कॉमन वजह है वो आर्थराइटिस है, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होता है। स्पेशली अगर आप ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हो, ज़्यादा स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हो, नीचे पालती मार के बैठ रहे हो। दूसरी वजह ये गठिया रोग में होता है, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें पैरों के घुटनों के साथ साथ हाथों की उंगलियों के जोड़, पैरों की उंगलियों के जोड़, इनमें भी दर्द और सूजन आना चालू हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जोड़ों में जकड़न आना भी चालू हो जाता है। ये दो चीज़ें हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, उसके कारण होता है। इसके अलावा हमारे सेंट्रल इंडिया रीजन में सिकल सेल की बीमारी बहुत कॉमन है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है जोड़ों की। और तीसरी चीज़, आजकल जो पेशेंट्स कोविड से बीमार थे, भर्ती थे, जिन्हें कोविड हुआ है, उनमें भी आजकल काफ़ी जोड़ों की तकलीफ़ पाई जा रही है। जी, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, कमर में दर्द होना या खांसते वक्त दर्द का महसूस होना, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये किसी बीमारी के लक्षण हैं? रीढ़ की हड्डी में दर्द होना जनरली आपके दो मेन कॉमन जो कारण है वो है, या तो आपको स्पॉन्डिलोसिस है, यानी कि कमर की हड्डियाँ में उम्र के हिसाब से डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, या तो फिर आपने कुछ ज़ोर वाला काम किया हो, झुक के कुछ वज़न उठाया हो या हैवी वेट लिफ्टिंग किया हो, तो ये होता है। अब ये ज़्यादातर केसेस में बिना ऑपरेशन के ही मेडिसिन से और कुछ फिजियोथेरेपी से ये ठीक हो जाता है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा है, कमर से दर्द चालू होकर पैरों की तरफ जाता है, इवन कभी कभी कमर से लेकर पैरों की उंगलियों तक जाता है, उन केसेस में शायद हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। क्या हमारे खान पान का हमारी हड्डी में असर देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल असर देखने मिलता है। आप देखेंगे जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें विटामिन D3 और B12 काफ़ी कम होता है, और उनमें जो बोन्स या जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी जल्दी चालू हो जाती है। कंपैरेटिवली नॉन वेजिटेरियंस जो चिकन, एग्स या किसी भी प्रकार का मीट खाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स कम पाई जाती है, बट हाँ कभी कभी उनमें भी हो सकती है। डाइटरी लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए। जी, इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें किस तरह का खान पान करना चाहिए? हड्डियाँ मजबूत रखने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके डाइट में।
एक है किसी भी प्रकार का कैल्शियम जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, मीट ये सारी चीज़ों से मिलता है। दूसरी चीज़ है हमें विटामिन D3 मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स लेके या तो फिर आप अपने डाइट में इसको इंक्लूड करें। सेकेंडली, बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स का सनलाइट में रहना ज़रूरी है। स्पेशली जो मॉर्निंग की सनलाइट है, अर्ली मॉर्निंग की, वो ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, जो पोस्ट मेनोपॉज़ल विमेन है या जो चाइल्ड बेयरिंग एज के हैं या जो ओल्ड एज के हैं, विमेन स्पेशली, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो हड्डी की प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी कॉमन होती है। तो जनरली एक एज के बाद से 30 और 35 के बाद विमेंस को किसी ना किसी प्रकार का कैल्शियम या D3 सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है। जी। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जो युवा है अभी, वो जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं या ज़्यादा चल लेते हैं तो उनके पैरों में दर्द होने लगती है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? जनरली युवाओं में ये जो दिक्कत है घुटने में ज़्यादा होती है और किन्हीं किन्हीं में हिप्स में भी होती है। या तो उनको किसी भी पुरानी तरह की कोई बीमारी या इंजरी होती है उसके कारण ये होता है, या तो फिर उन्हें लिगामेंट इंजरीज होती है उनके कारण होता है, या तो फिर उन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम एक यंग एज में चालू हो गई हो उसके कारण होता है। और जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन, अगर उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो बोन पेन और जॉइंट पेन होना काफ़ी कॉमन है। जी। ऐसा देखा जाता है कि जब भी हमें कोई दर्द होता है बॉडी में, हाथ में, पैर में, कमर में, कहीं भी, तो हम केमिस्ट जाते हैं और केमिस्ट जाकर हम नॉर्मल सी पेन किलर ले लेते हैं, हम खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो दर्द बार बार रिपीट होता है। क्या केमिस्ट से कोई भी पेन किलर लेना ये सही है? आजकल ये काफ़ी कॉमन हो गया है कि पेशेंट गूगल में देख के पेन किलर्स खरीद के खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी कि पेशेंट बस उस दर्द का इलाज कर रहा है, उस दर्द का कारण हमें नहीं पता है। तो कारण पता होना ज़रूरी है। अगर हम लंबे समय तक ऐसा ही पेन किलर्स लेके खाते रहेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ होते हैं जिसके कारण हमारे लिवर और किडनी पे भी इफ़ेक्ट आता है और वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ दर्द का इलाज ना करें, उसका कारण भी जानें। और इस तरह से लंबे समय से खुद से दवाई लेके खाते रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अर्थराइटिस की हमने बात की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर किसी को अर्थराइटिस है तो शुरुआती उसके लक्षण क्या होते हैं और इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है और इसमें किस तरह से सर्जरी की जाती है? राइट, जैसे मैंने बताया, आर्थराइटिस एक हमारे हड्डियों के ऊपर जो कवच होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं उसके घिस जाने के कारण होती है। ये एक बढ़ती उम्र के साथ होता है या फिर गठिया रोग के कारण होता है या फिर कोई और वजह से, जैसे पुरानी इंजरी हो या आपको सिकल सेल की प्रॉब्लम हो या आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ हो, उन केसेस में भी होता है। अब एक बार आर्थराइटिस हो गया तो ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी होती है। शुरुआती स्टेजेस में इसका पैरों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, सूजन आना, सीढ़ी ऊपर चढ़ करने में दिक्कत होना, पालती मारने में दिक्कत होना, नीचे बैठने में तकलीफ़ होना, पैरों में टेढ़ापन आ जाना, ये सारे लक्षण जनरली होते हैं। शुरुआत में सिर्फ दर्द होता है तो हम दवाई खा के इसका इलाज करते रहते हैं। अगर एक बार ये बढ़ जाता है तो फिर दवाइयों का असर भी इसमें नहीं करता है काम, दवाई भी असर करना बंद कर देती है इसमें। तो जैसे मैंने बताया, एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, इसके 4 स्टेजेस होते हैं। शुरुआती स्टेजेस में हम इसमें फिजियोथेरेपी करके, कुछ मेडिसिन्स लेके, अपना वेट कम करके, वज़न कम करके, थोड़ी बहुत आपके लाइफस्टाइल में फिज़िकल एक्टिविटी, सम काइंड ऑफ वॉकिंग या किसी प्रकार का साइकिलिंग या स्विमिंग होना चाहिए। इससे हम इसका इलाज कर सकते हैं। एक बार ये पूरी तरीके से प्रोग्रेस हो गया, यानी कि हमारी जो कवच है पूरी तरीके से एक बार घिस जाती है, तो फिर हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं, तो फिर हम इसमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अच्छा, आजकल कुछ नए प्रकार के इंजेक्शन्स भी आ गए हैं जिसे हम दे के थोड़े देर तक टेम्पररली दर्द और सूजन से राहत पा सकते हैं अगर आप में दवाइयाँ काम नहीं कर रही है तो। बट एट लास्ट अगर पूरी तरीके से जोड़ घिस गया है तो जो हमारा नेचुरल भगवान का दिया हुआ हड्डी या जो है वो हम दवाई या इंजेक्शन से नया नहीं बना सकते हैं, तो उसमें फिर हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जी। ऐसा माना जाता है कि हम जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। योगा, बहुत प्रकार के एक्सरसाइज हैं, इस पर आप क्या सलाह देंगे? एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छा है हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। बट हाँ, आपको एक्सरसाइज करने के पहले एक प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद एक प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। एक्सरसाइज में आपके बोन्स के साथ साथ आपकी जो मांसपेशी, मसल्स है, ये सारे भी इन्वॉल्व होते हैं।
तो वो उनके लिए भी अच्छा है। हमारा सारा मोटिव है ये एक्सरसाइज करने का कि हमारा एक प्रॉपर वेट मेंटेन रहे, हमारी एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, जो हमारे ऑर्गन्स और हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करे। तो जी हाँ, एक्सरसाइज करने से बोन्स और जॉइंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदा है। जी। डॉक्टर साहब, हमें और दर्शकों को बताइए, हड्डी को अच्छी रखने के लिए हमें कैसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए? आपके रूटीन में किसी प्रकार का सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। आपको डेली एटलीस्ट 15 टू 30 मिनट्स धूप में बैठना है। आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। आपके डाइट में किसी प्रकार का कैल्शियम, D3 या प्रोटीन इंक्लूडेड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका डेस्क वर्क है या आपका ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार का वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज आपके डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका बॉडी वेट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो हमारे नीज़ और हिप्स है ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, इसमें शरीर का सारा बाहर आता है। तो वज़न बढ़ना एक बहुत ख़राब चीज़ है इन जोड़ों के लिए, तो हमारा एक वज़न भी एक लेवल पे मेंटेन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसा देखा जाता है जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर कई तरह की बातें बाहर आती है, लोग डरे हुए हैं। तो क्या है आखिर जॉइंट रिप्लेसमेंट, क्या सही में ये सफल है, एक सफल ऑपरेशन है? इससे लोगों को नहीं डरना चाहिए, इस पे आप क्या सलाह देंगे? जी, जैसे जैसे देखिए, मैंने बताया जॉइंट रिप्लेसमेंट में पूरा जॉइंट यानी पूरा जोड़ नहीं बदला जाता है। जो ऊपर की घिसी हुई लेयर है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, सिर्फ उसे बदला जाता है। हाँ, इसको लेके काफ़ी डर है लोगों के मन में, बट आजकल नए सर्जिकल टेक्निक्स आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, जिससे हम कंप्यूटराइज्ड या रोबोटिक सर्जरीज भी करते हैं। कुछ नए सर्जिकल टेक्निक्स आ गए जिसमें हम मसल कट नहीं करते, सिर्फ उसे हम एलिवेट कर देते हैं, जिससे जो रिकवरी है सर्जरी के बाद काफ़ी तेज़ी से होती है। पेशेंट उसी दिन से चलने फिरने लग जाते हैं, उसी दिन से उनकी सारी जो बेसिक एक्टिविटीज़ है वो चालू हो जाती है। तो इसको लेके जो डर है, जो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता, ये सच बात बिल्कुल भी नहीं है। आजकल ये काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है। इसमें जो इंसिजन का स्कार होता है वो भी बहुत कम होता है। जो ऑपरेशन का चीरा मारा जाता है वो छोटा सा होता है। मांसपेशी को कट नहीं करते हैं, सिर्फ एलिवेट किया जाता है। ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। और आजकल न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू सर्जिकल टेक्निक्स और नए टेक्नोलॉजी से, यानी कि रोबोटिक्स एंड AI से भी ये हो रहा है, जिसके कारण ये जो ऑपरेशन में इन्फेक्शन के चांसेस और सक्सेस के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो गए और सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। डॉक्टर साहब, अगर एक व्यक्ति जॉइंट रिप्लेसमेंट कराता है तो वो कितने वक्त में पहले की तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है? जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं, जनरली शुरुआत से जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन से वो चलने फिरने लग जाते हैं। शुरुआत में